आप सभी का एक बार फिर एस्ट्रोलॉजी की क्लास में हार्दिक स्वागत। हम ज्योग्राफी के एक शानदार चैप्टर पर इन दिनों पढ़ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं और वो शानदार चैप्टर है ज्योग्राफी का मूल एस्ट्रोनॉमी। और एस्ट्रोनॉमी की 5 क्लासें हमने ले ली है और हम एस्ट्रोनॉमी की बेसिक थ्योरी से लेकर के ब्रह्मांड को पैदा करने तक के मैटर पे आ गए हैं। अब जब अपन ने एस्ट्रोलॉजी का बेसिक चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने ये देखा था कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बाद हम ब्रह्मांड के मैटर पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और आज जो अपना चैप्टर है वो एस्ट्रोलॉजी का सबसे जटिल और आज तक अनसुलझा हुआ मैटर है। एक अनसुलझे पहलू पर आज अपन डिस्कस करने वाले हैं, साइंस के कुछ एविडेंस के साथ और कुछ हाइपोथेसिस के साथ हम इस पर चर्चा करेंगे। और ये जो मैटर है वो है डार्क मैटर। तो हेडिंग डालिए, डार्क मैटर। खगोलिकी पढ़ रहे हैं, खगोलिकी में आज हमारा चैप्टर है डार्क मैटर। जिसे हम सामान्यतः हिंदी में कहे आंध्र पदार्थ। डार्क मैटर या आंध्र पदार्थ। सबसे पहले हम एक प्रश्न से इसकी शुरुआत करते हैं। कोई आपके सामने एक प्रश्न रखे कि ब्रह्मांड किन पदार्थों का बना हुआ है, तो उस प्रश्न का जवाब ढूंढने के लिए आप कहां जाओगे, कहां ढूंढोगे पदार्थ? तो कि सर हम प्लैनेट्स यानी पहले हमारी पृथ्वी के पदार्थों का एविडेंस देंगे, उसके बाद अन्य प्लैनेट्सों का देंगे, उसके बाद स्टार का देंगे, उसके बाद गैलेक्सी में जाएंगे, नेबुला में जाएंगे और न जाने इस आकाश में कितने पिंड है, उन सब की स्टडी करेंगे और जो हम देखेंगे उसका एविडेंस दे देंगे कि ये ब्रह्मांड इन पदार्थों का बना हुआ है। लेकिन आपके द्वारा दिए गए ये एविडेंस ब्रह्मांड के कुल 100% मैटर का बहुत ही कम होगा। यानी तुम टाइम स्केल पे घूम करके पूरे ब्रह्मांड से जो एविडेंस लेकर के आए हो, आपने उन्हीं एविडेंसों को लिया है जो आपको दिखा है। आपने जो पदार्थ लिए हैं वो दृश्यमान पदार्थ लिए हैं। और भाई एस्ट्रोलॉजी यह कहती है, वर्तमान का साइंस ये कहता है कि ब्रह्मांड का दृश्यमान पदार्थ केवल 4% ही है। ब्रह्मांड जिससे बना है उसमें जो दिख रहा है वो तो 4% ही है। 96% मैटर ऐसा है जो अदृश्य है और यही है रहस्य। ये जो 96% मैटर है जो अदृश्य है, ये 2 रूपों में पाया जाता है। पहले मैं आपको ये भी बता दूं, कहीं ये 94% भी आपको मिलेगा, कहीं 95% भी मिलेगा, लेकिन ये लमसम मान है। ये 96% पदार्थ जो अदृश्य है ये 2 रूपों में मिलता है। एक रूप है डार्क मैटर का जो 23% है और एक है डार्क एनर्जी का, डार्क एनर्जी का जो 73% है।
ये दोनों मिलकर के 96% ब्रह्मांड के मैटर को क्लियर करते हैं, इसलिए ये आदर्शमान 96% मैटर, एनर्जी एंड मैटर बड़ा ही इंटरेक्टिव विषय बन जाता है। इसलिए थोड़ा अपन डायरेक्ट मैटर को पढ़ते हैं। हालांकि ये जानकारी मैं आपको और उपलब्ध करवा दूं कि डायरेक्ट मैटर के बारे में जितने सारे एविडेंस वगैरह दिए गए हैं उससे उसका पूर्ण ज्ञान हमें नहीं हो पाया है, आज भी ये गुत्थी है। फिर भी थोड़ा एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से अपन देख लें डायरेक्ट मैटर क्या है। डायरेक्ट मैटर पर सबसे पहले स्टडी की थी एक अमेरिका के विद्वान ने, सबसे पहले, लेकिन बेचारे की उस स्टडी पर कोई ध्यान नहीं दिया गया था। वो स्टडी हुई थी 1933 में। 1933 में अमेरिका का एक खगोलविद था फिट्जज्विकी, फिट्जज्विकी नाम का विद्वान था। फिट्जज्विकी फिट्जज्विकी नाम का अमेरिका का एक खगोलविद था। अब आप कहोगे उसने कैसे इसको बारे में जाना? तो फिट्जज्विकी एक गैलेक्सी का अध्ययन कर रहे थे, एक आकाशगंगा का अध्ययन कर रहे थे, जिस आकाशगंगा का नाम था कोगा। ये कोगा नाम की आकाशगंगा का अध्ययन कर रहे थे। अध्ययन करते करते उन्होंने पाया कि आकाशगंगा में एक ऐसा पदार्थ है, आकाशगंगा में, कोगा नाम की आकाशगंगा की स्टडी कर रहे थे। ये आकाशगंगा है, इसका अध्ययन कर रहे थे। इन्होंने पाया कि आकाशगंगा में एक ऐसा पदार्थ है जिसका मास तो है, बड़ी गजब की बात की उसने, जिसका मास तो है, मास मींस द्रव्यमान तो है, जिसका मास तो है, लेकिन न वो एनर्जी क्रिएट करता है, यानी न तो वो एनर्जी उत्सर्जित करता है और न ही वो एनर्जी को रिफ्लेक्ट करता है। रिफ्लेक्ट मतलब परावर्तित करता है। तो कोगा नाम की गैलेक्सी का अध्ययन करते वक्त फिट्जज्विकी ने यह कहा कि इन आकाशगंगाओं के अंदर ऐसा पदार्थ है जिसका मास है, जिनका मास कह दो या द्रव्यमान कह दो, द्रव्यमान तो है लेकिन न वो प्रकाश उत्सर्जित करता है। आकाश का मैटर है तो प्रकाश उत्सर्जित करना चाहिए, लेकिन ये न प्रकाश का उत्सर्जित करता है, न तो वो प्रकाश को उत्सर्जित करता है और न ही वो प्रकाश को परावर्तित करता है। परावर्तित करें तो भी पता चल जाए। क्यों? क्योंकि प्रकाश उत्सर्जित तो आकाश के बहुत कम पिंड ही कर पाते हैं। फॉर द एग्जाम्पल केवल सन, जिसके अंदर हाइड्रोजन और हीलियम का फ्यूजन होता रहता है, संलयन होता रहता है। इस प्लैनेट्स अर्थात जितने सारे ग्रह वगैरह है, एस्ट्रॉइड वगैरह, उसमें स्वयं की एनर्जी नहीं है, वो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं, लेकिन वो प्रकाश को रिफ्लेक्ट करते हैं। सन से आने वाली लाइट जब हमारे शरीर पे या किसी पिंड पे पड़ेगी, उसके बाद रिफ्लेक्ट होकर के निकलेगी तो उसका बिंब बनेगा और हम पता लगाएंगे कि ये वो वस्तु है। लेकिन ये है वो प्रकाश का परावर्तन भी नहीं करता है। जब ये दोनों प्रोसेस नहीं होगा तो वो मैटर दिखेगा नहीं। ऐसी कंडीशन में वो मैटर दिखेगा नहीं। तो फिट्जज्विकी ने कोगा नाम की आकाशगंगा का अध्ययन करते वक्त पाया कि आकाशगंगाओं में कुछ ऐसे पदार्थ है जिनका मास यानी द्रव्यमान तो है, लेकिन न वो प्रकाश उत्सर्जित करता है और न ही वो प्रकाश को परावर्तित करता है। और फिर इस फिट्जज्विकी ने ऐसे पदार्थ के लिए एक शब्द यूज किया जिसका नाम उसने दिया मिसिंग मास प्रॉब्लम, जिसका नाम दिया मिसिंग मास प्रॉब्लम।
उस समय उसने ये नहीं कहा था कि ये डार्क मैटर है, नाम उसने दे दिया मिसिंग मास प्रॉब्लम। और मिसिंग मास प्रॉब्लम दुनिया की गुत्थी बन गया। उस समय इसको मूर्ख समझा गया कि ऐसा नहीं हो सकता। और ये जो मिसिंग मास प्रॉब्लम था, ये मिसिंग मास प्रॉब्लम आगे जाकर के डायरेक्ट मैटर बना। लेकिन 1933 की इस कहानी पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। उसके बाद वेरा रुबेला ने भी इस पर अध्ययन किया, कई गैलेक्सियों के अध्ययन हुए। उसके बाद धीरे 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 ये एक इंटरेस्टिंग विषय बन गया और इसको और इंटरेस्टिंग बनाया गया सितंबर 2007 में। सितंबर 2007 नोट कर लो, सितंबर 2007। क्या हुआ था सितंबर 2007 में? नीदरलैंड का एक शहर है एम्स्टर्डम, जहां भौतिक शास्त्रियों का एक सम्मेलन हुआ। कहां हुआ? एम्स्टर्डम, हाँ एम्स्टर्डम नीदरलैंड में। यहां भौतिक शास्त्रियों का एक सम्मेलन होता है। भौतिक शास्त्री सम्मेलन होता है, बड़ी गजब की बात है। सितंबर 2007 में एम्स्टर्डम नीदरलैंड में भौतिक शास्त्रियों का एक सम्मेलन होता है। इस सम्मेलन में बहुत सारे रिसर्च लेटर पढ़े जाते हैं, शोध पत्र पढ़े जाते हैं। और जितने सारे शोध पत्र इस सम्मेलन में पढ़े गए थे, उनमें से सबसे इंटरेस्टिंग एक शोध पत्र था जो अमेरिका के एक खगोलविद का था, जिन्हें 1980 के अंदर नोबेल पुरस्कार भी मिला था, जिसका नाम था जेम्स वाटसन क्रॉनिन। जेम्स वाटसन क्रॉनिन, जेम्स वाटसन क्रॉनिन 1980 के अंदर इसको भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। आप सर्च करके देख लेना। इसने एक शोध पत्र उस समय जारी किया था। उस शोध पत्र का नाम था डार्क मैटर व डार्क एनर्जी की खोज। इसका जो शोध पत्र था वो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी पर था। यहां से इसके अध्ययन में भूचाल आ गया, क्योंकि 1933 के अंदर फ्रीड्रिश विकी ने यह बात कह दी थी। उसके बाद वेरा रुबेला ने इसको सर्टिफाइड भी कर दिया था। उसके बाद सितंबर 2007 में एम्स्टर्डम नीदरलैंड में भौतिक शास्त्रियों का जो सम्मेलन होता है, उसमें जेम्स वाटसन क्रॉनिन नाम का अमेरिकी खगोलविद होता है, जो 1980 के अंदर फिजिकी का नोबेल पाता है। उसका शोध पत्र था डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की खोज। उस शोध पत्र ने इस मैटर के संबंध में भूचाल ला दिया। उस शोध पत्र में एक बात लिखी गई थी कि ये जो मैंने पहले बताया था, इस शोध पत्र में ये बात लिखी गई कि भाई जो पूरा ब्रह्मांड है वो 90 उस ब्रह्मांड के मैटर का 96% भाग डार्क है, वो दृश्यमान नहीं है, वो दृश्यमान नहीं है। ये किसने कहा था? ये जेम्स वाटसन क्रॉनिन ने कहा था। और यही 96% भाग है जिसे डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बारे में, या डार्क मैटर और डार्क एनर्जी कहते हैं, जिसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है। ये क्या पदार्थ है, किसके बने हुए, कुछ भी पता नहीं है। और जेम्स वाटसन क्रॉनिन ने इस डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की कुछ विशेषता बताई थी। भाई उनसे पूछा गया कि चलो हमने मान लिया कि ये अदृश्य है, हमें दिखता नहीं है, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं, तो इसकी कुछ विशेषता तो होनी चाहिए। विशेषता बताई, तो विशेषता उसने बताई थी, आप भी नोट कर सकते हो कि ये जो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है, यही वो पदार्थ और ऊर्जा है जो इस पूरे ब्रह्मांड को बांध करके रखती है। और जो बिग बैंग की थ्योरी कहती है ना कि ब्रह्मांड
एक्सटेंस हो रहा है, ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, उसके लिए यही जिम्मेदार है। तो पहली जो विशेषता थी वो क्रॉनिन ने बताई थी कि ये ब्रह्मांड को बांध करके रखता है, ब्रह्मांड को बांधे रखता है, पहली विशेषता इसकी ये बताई। दूसरा, ये ब्रह्मांड को विस्तार देता है, ब्रह्मांड को विस्तार देता है। फिर उसने कहा था ये अदृश्य है, ये अदृश्य है। ये तीन चीजें उन्होंने गजब की बताई थी। अब ये बड़ा इंटरेक्टिव मैटर बन गया कि ब्रह्मांड को बांधे रखता है, ब्रह्मांड को विस्तार देता है, ये अदृश्य है, तो हम पता कैसे लगाते हैं कि ये कहीं पर है? तो क्रॉनिन ने कहा था कि ये जो मैटर है, डायरेक्ट मैटर और डायरेक्ट एनर्जी, ये मैटर प्रायोगिक आधार पर प्रमाणित नहीं है। ये इसकी डेफिनेशन मान सकते हो आप। क्रॉनिन ने जो कही थी इनकी विशेषता, उसको ही हम एज ए डेफिनेशन ले सकते हैं। डायरेक्ट मैटर और डायरेक्ट एनर्जी के बारे में क्रॉनिन ने कहा था कि इसको प्रायोगिक आधार पर प्रमाणित नहीं किया जा सकता या नहीं किया गया है। ये प्रायोगिक आधार पर प्रमाणित नहीं है, लेकिन गणितीय आधार पर यह प्रमाणित है। लेकिन गणितीय आधार पर प्रमाणित है, इसका मतलब उसकी कुछ क्रियाओं से हमें पता चलता है। फिर देखो, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। प्रायोगिक आधार पर प्रमाणित नहीं है, लेकिन गणितीय आधार पर यह प्रमाणित है। फिर क्रॉनिन क्या कहता है, देखो इसके बारे में, कि इनके द्वारा उत्सर्जित विकिरणें दिखती नहीं है, लेकिन आसपास जो भी मैटर है उसको ये प्रभावित जरूर करती है। तो इनका जो विकिरण उत्सर्जन होता है वो देखा नहीं जा सकता। इनका जो विकिरण उत्सर्जन है वो देखा नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता, लेकिन इनके अस्तित्व का अनुमान लगाया जा सकता है। ये सब इसकी विशेषता में, इनके अस्तित्व का अनुमान लगाया जा सकता है। आपको अनुमान कैसे लगाया जा सकता? तो इनके द्वारा जो रेडिएशन उत्सर्जित हुई है वो रेडिएशन अन्य पदार्थों को प्रभावित करेगी, अन्य पदार्थों को प्रभावित करेगी। तब हम कहेंगे कि यहां डायरेक्ट एनर्जी है। अब ये दो चीजें अपन को ध्यान रखनी है कि इनके उत्सर्जन को देखा नहीं जा सकता, दृश्यमान नहीं है, इसीलिए तो ये डायरेक्ट बना है, लेकिन ये कहीं है, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। ये पदार्थ जहां भी होंगे वो अपने आसपास के दृश्यमान पदार्थों को प्रभावित करेंगे। समझ गए ना बात? तो प्रभावित करने के कारण उसकी उपस्थिति सॉलिड होती है, उसकी उपस्थिति मानी जाती है। हालांकि आगे अपन एविडेंस भी पढ़ेंगे इसके बारे में, वो भी जानेंगे। तो अभी तक जो अपन को समझ में आई है कि भाई 1933 के अंदर फ्रिड्रिक ने इसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ जानकारी दी। उसके बाद सितंबर 2007 में एम्स्टर्डम नीदरलैंड में भौतिक शास्त्रियों का सम्मेलन होता है, जिसमें जेम्स वाटसन क्रॉनिन का एक रिसर्च लेटर आता है जो डायरेक्ट मैटर और डायरेक्ट एनर्जी से जुड़ा हुआ था। और उन्हीं ने कहा था कि 96% डायरेक्ट मैटर और डायरेक्ट एनर्जी है और बाकी 4% है वो दृश्यमान पदार्थ है, विजिबल मैटर है। और डायरेक्ट मैटर और डायरेक्ट एनर्जी के बारे में उसने कहा था कि यही है जो ब्रह्मांड को बांधे रखती है और ब्रह्मांड को विस्तार देती है, लेकिन दिखती नहीं। फिर प्रश्न उठता है कि ये दिखती क्यों नहीं है? तो एक चीज क्रॉनिन ने भी बताई कि इसने भी की थी कि ये न तो प्रकाश का उत्सर्जन करती, यानी लाइट नहीं है, रेडिएशन जरूर निकलती वो, लेकिन वो रेडिएशन दृश्यमान नहीं है। तो ये है वो दृश्यमान किरणें प्रवर्तित उत्सर्जित नहीं करती है, किरणें उत्सर्जित करती है लेकिन उसको देखा नहीं जा सकता। इनकी किसी भी स्थान पर मौजूदगी का हम अनुमान लगा सकते हैं। तो अनुमान कैसे लगा सकते हैं? एक तो ये अपने आसपास के जितने सारे पदार्थ है उसको ये प्रभावित
करती है। तो ये हो गया डार्क मैटर के बारे में सामान्य जानकारी। ध्यान रखना, क्रोनिन ने स्पष्ट कहा था कि आज तक इसको प्रायोगिक आधार पर प्रमाणित नहीं किया गया है, यानी किसी ने ये खोज नहीं कर ली कि ये डार्क मैटर है, लेकिन गणितीय आधार पर ये प्रमाणित है। ये जैसे अन्य पिंडों वगैरह को प्रभावित करती है, उससे अपन स्पष्ट कर सकते हैं कि ये यहाँ है। अब एक समस्या आई कि भाई जब डार्क मैटर पर इतनी स्टडी हो गई तो एविडेंस देने थे, किसने क्या स्टडी की, ये दो चीजें जरूर हो गई। फिर दो चीजें मतलब सितंबर 2007 का ये सम्मेलन हो गया और मिसिंग मास प्रॉब्लम के नाम से जो फिटिस ज्विकी ने अपनी स्टडी की थी उसके बारे में हो गया। अब अपन कुछ विश्व के वैज्ञानिकों द्वारा इस पर किए गए प्रयास को भी जान लें। एक प्रयास था, नासा ने एक उपग्रह भेजा था WMAP 2006। नासा ने एक उपग्रह भेजा था WMAP 2006 विल्किंसन नाम के वैज्ञानिक पे, और एक वेधशाला भी बनी हुई है, अंतरिक्ष वेधशाला, अंतरिक्ष वेधशाला भी बनी हुई है, वो भी विल्किंसन नाम के विद्वान पे ही बनी हुई है, जिसका नाम है विल्किंसन माइक्रोवेव एनिस्ट्रोपी प्रोब। विल्किंसन माइक्रोवेव एनिस्ट्रोपी प्रोब, यही उपग्रह का नाम है, विल्किंसन माइक्रोवेव एनिस्ट्रोपी प्रोब। 2006 में उपग्रह भेजा और अंतरिक्ष वेधशाला भी है। इन दोनों के आधार पर, इस उपग्रह के आधार पे और इस अंतरिक्ष वेधशाला के आधार पे पूरा एविडेंस ढूंढने की कोशिश की कि ब्रह्मांड का जो 100% मैटर है उसका कितना परसेंट मैटर किस रूप में है। तो इन दोनों का जो एविडेंस आया, उस एविडेंस के आधार पे हम ये कह सकते हैं कि ब्रह्मांड का 96% जो मैटर है वो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी में आता है। ब्रह्मांड का मान लें ये 96% मैटर है, 100% ब्रह्मांड में से 96% मैटर है, 96% डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है। डार्क मैटर है ये 23% है और डार्क एनर्जी है ये 76% है। तो ये भाग तो डार्क मैटर का अपन मान लेते हैं, सॉरी एनर्जी का मान लेते हैं, एनर्जी 76%, और ये भाग है वो डार्क मैटर का है, डार्क मैटर 23%। उसके बाद 3.5% के पास स्वतंत्र हाइड्रोजन है, स्वतंत्र हाइड्रोजन की बात करें तो वो 3 से 4% के बीच में स्वतंत्र हाइड्रोजन है। ये बात किसने बताई थी? नासा के WMAP उपग्रह और विल्किंसन माइक्रोवेव एनिस्ट्रोपी प्रोब नाम की वेधशाला ने। अब जो बाकी बचा हुआ पदार्थ है उसके अंदर 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, तारे, न्यूट्रिनो और अन्य भारी तत्व। तारे का पदार्थ, न्यूट्रिनो और अन्य भारी तत्व। तारे का जो मैटर है वो टोटल ब्रह्मांड का मैटर का 0.6% है, जबकि न्यूट्रिनो है वो 0.3% है और अन्य भारी तत्व है वो 0.1% है। तो ये
डब्ल्यू मैप सैटेलाइट से पता लगाया गया। इसका मतलब डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है। ब्रह्मांड के अंदर डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का पाया जाना स्पष्ट हो गया नासा के उपग्रह से। उसके बाद यूरोपियन वैज्ञानिकों ने भी इस पर एनालिसिस किया, यूरोपियनों ने भी इस पर रिसर्च किया और यूरोपियनों ने कहा है कि हमने बहुत हद तक इसकी खोज की है और ये किसका बना हुआ है उसका भी हमने पता लगाया है। यूरोपियन वैज्ञानिक सर्न, जो यूरोप की अंतरिक्ष एजेंसी है यूरोपियन कंट्रीज की, उन्होंने ये पता लगाया है। तो यूरोपियनों ने कहा है कि ये जो आद्य पदार्थ है या आंध्र पदार्थ है, इसकी उत्पत्ति कुछ कणों से हुई है और उन कणों का उन्होंने नाम दिया न्यूट्रालिनक्स कण। न्यूट्रालिनक्स कण, न्यूट्रालिनक्स नाम के कणों से हुई है। ये कहते हैं कि ये न तो मूल कण है और न एंटी कण है। आपको पता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मूल कण है, उसके समान भी न्यूट्रालिनक्स कण नहीं है और कोई एंटी कण भी ये नहीं है। एंटी कण होता तो एक दूसरे को नष्ट करने की कोशिश करता, तो भी उस समय कुछ रिएक्शन को देखा जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये जो कण है न्यूट्रालिनक्स, ये अदृश्य कण है, एनर्जी करता है उत्सर्जित, लेकिन उसको देखा नहीं जा सकता। लेकिन यूरोपियनों की इस बात में सत्यता नहीं है, क्योंकि कोई भी बात को प्रयोगों द्वारा सिद्ध करने से ही वो बात सत्य मानी जाती है। तो अपन को जरूर ध्यान रखना है कि यूरोपियनों के अनुसार आद्य पदार्थ की उत्पत्ति न्यूट्रालिनक्स नाम के कण से हुई। और यूरोपियन वैज्ञानिकों ने तो यहां तक कह दिया कि ये न्यूट्रालिनक्स कण है, ये ब्रह्मांड में हर जगह फैले हुए हैं और हमारे आसपास भी ये कण होंगे और हर समय हमारे आसपास हजारों न्यूट्रालिनक्स कण है वो घूम रहे हैं और पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो ग्रेविटेशन फोर्सेस का जो बैलेंस बना हुआ है वो इन न्यूट्रालिनक्स कणों के कारण ही है। तो जो भी है यूरोपियनों का एक एविडेंस हो गया। उसके बाद आपको पता होगा 2008 के अंदर स्विट्जरलैंड और फ्रांस की सीमा पर यूरोपियन एजेंसी सर्न ने एक्सपेरिमेंट शुरू किया था बिग बैंग को एविडेंस के तौर पर सिद्ध करने के लिए, और वहां एक मशीन स्थापित की थी LHC, लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर मशीन। उनके प्रयोगों के आधार पर भी, हालांकि लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर मशीन तो बिग बैंग की उन परिस्थितियों को पैदा करने के लिए तैयार की गई थी, उसका एक प्रश्न यह भी था लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर मशीन का कि हमें 2-3 चीजों को पता लगाना है। एक तो ब्रह्मांड उत्पत्ति के समय कैसा था ये जानकारी करनी है, उसके बाद बिग बैंग हुआ, उसके बाद इसका विस्तार कैसे हुआ ये भी जानकारी करनी है, और एक डार्क मैटर की जानकारी करनी है जो इस ब्रह्मांड का 96% है, और एक हिग्स बोसॉन जिसको गोल्ड पार्टिकल्स कहते हैं उसकी भी जानकारी करनी है। और वैसे आद्य पदार्थ, हाँ एक तो ये LHC वाला हो गया, ये भी एक एविडेंस था, हालांकि उन्होंने कुछ हद तक इसमें सफलता भी पाई थी। और आद्य पदार्थ के लिए ब्लैक डार्क मैटर की खोज के लिए भारत में भी प्रयास हो रहे हैं। भारत में झारखंड स्टेट के अंदर, झारखंड राज्य के अंदर जादूगढ़ा क्षेत्र है जहां यूरेनियम की खाने, वहां एक लेबोरेटरी बनाई गई है। जमीन के करीबन 200-300 मीटर अंदर वहां लेबोरेटरी बनाई गई है और वो भूमिगत लेबोरेटरी के अंदर भी डार्क मैटर को खोजने की कोशिश की जा रही है। तो ये एक एविडेंस हो गया। उसके बाद चीन ने भी इस पर एनालिसिस किया है। चीन ने अपना एक मिशन भेजा था 17 सितंबर 2015 को। चीन ने भी इस पर प्रयास किया है। चीन ने 17 दिसंबर 2015 को डेक प्रेक्षण किया। 17 दिसंबर 2015 को, 17 दिसंबर 2015 को क्या किया?
डीएक परीक्षण किया। चाइना एक प्रोजेक्ट लेकर के आया, डार्क मैटर पार्टिकल एक्सप्लोर, डार्क मैटर पार्टिकल एक्सप्लोर, ये परीक्षण किया डार्क मैटर की खोज के लिए, और चाइना को भी कुछ हद तक सफलता मिली। लेकिन कुछ भी हो, एक चीज ये परफेक्ट है कि अभी तक डार्क मैटर के बारे में कोई ठोस सबूत नहीं मिला। पूर्ण जानकारी तो दूर की बात है, अभी तक डार्क मैटर के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है। हालांकि नासा ने इनकी जो एक्टिविटीज है उस एक्टिविटीज के आधार पे 3D मैप बनाने की कोशिश भी की कि भाई डार्क मैटर कैसा हो सकता है, उसकी रियलिटी क्या हो सकती है, उनके कणों का स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, उसको लेकर के 3D मैप भी बनाए। लेकिन वो भी परफेक्ट नहीं है, हम ये नहीं कह सकते कि वो ही डार्क मैटर है। और कुछ प्रयोग ये भी हुए, हालांकि गैलेक्सीज के अध्ययन में भी ये पाया गया कि डार्क मैटर बहुत ज्यादा है। कुछ विद्वान तो ये कहते हैं कि कुछ गैलेक्सी तो ऐसी है जिसमें डार्क मैटर है ही नहीं, और कुछ गैलेक्सी ऐसी है जिसमें पूरा पूरा डार्क मैटर भरा हुआ है, यानी उसमें विजिबल लाइट है ही नहीं। विजिबल लाइट नहीं है उस गैलेक्सी में, इसका मतलब वो पूरी पूरी डार्क मैटर की बनी। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग विषय हो जाता है। तो कुछ गैलेक्सी, हालांकि एक दो एग्जांपल भी दिया है, जैसे एक है ग्लोबुलर नाम की गैलेक्सी है, ग्लोबुलर, ये एक आकाश गंगा है, इसके अंदर डार्क मैटर है ही नहीं, डार्क मैटर बिल्कुल अनुपस्थित है, संपूर्ण विजिबल लाइट है, कहीं पर भी कोई डार्क मैटर की सिंबल ग्लोबुलर में नहीं मिले हैं। एक दूसरी आकाश गंगा की और स्टडी हुई जिसका नाम था विर्गो। ये गैलेक्सी है, इसके अंदर 100% डार्क मैटर है, 100% डार्क मैटर है। तब तो ये बड़ा ही रोचक और इंटरेस्टिंग विषय बन जाता है कि डार्क मैटर कुछ न कुछ तो है। जो भी हो, एज ए ज्योग्राफी के स्टूडेंट, एक एस्ट्रोलॉजी के जानने की दृष्टि से हमने डार्क मैटर को समझने की कोशिश की। फिट्ज-ज्विकी के 1933 से डार्क मैटर शुरू होता है, कुछ एविडेंस के साथ डार्क मैटर की कहानी आगे बढ़ती है। फिट्ज-ज्विकी को तो ज्यादा किसी ने तवज्जो नहीं दी, लेकिन जब 2007 के अंदर एम्स्टर्डम में सम्मेलन होता है और वहां क्रोनिन का शोध पत्र जारी होता है, उसके बाद इस पर स्टेप बाय स्टेप डिस्कस शुरू होता है। यूरोपियन अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान सरन ने इस पर एक्सपेरिमेंट की कोशिशें की। अमेरिकी अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी नासा ने भी इस पर एक्सपेरिमेंट की कोशिशें की। तमाम कोशिशों के बाद आज अपन ये जरूर कह सकते हैं कि ब्रह्मांड का 96% भाग डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से बना है। डार्क मैटर ब्रह्मांड के ग्रेविटेशन को कंट्रोल करता है, जबकि डार्क एनर्जी ब्रह्मांड को विस्तारित करती है। 96% भाग इनका बना हुआ है, जिनके बारे में किसी को भी कोई विशेष जानकारी नहीं है कि डार्क मैटर कैसा है, लेकिन कैसा है ये किसी को पता नहीं है। तो ये हो गई डार्क मैटर की कहानी। अब अगली क्लास के अंदर हम एक नए एस्ट्रोलॉजी के चैप्टर को लेकर के आएंगे।